बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 की प्रिपरेशन करेंगे। कोर्स हमारा CS 402 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी है। और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आप लोगों की ही इस सपोर्ट की वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, डिफरेंट पेजेस पे लिंक पेस्ट कीजिए और हेल्प कीजिए दूसरों की कि अगर वो पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो हैं वो उनको नहीं मिल रहे, ठीक है। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने जो लेक्चर नंबर 11 था उसके अंदर हमने क्लीन्स थ्योरम के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि थर्ड पार्ट के अंदर 3-4 रूल्स हैं, ठीक है जी। 3-4 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम जो है वो काम करते हैं। इसमें सबसे पहला रूल मैंने मेंशन ही नहीं किया हुआ, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ईजी है, वो जब अप्लाई करूँगी तब बता दूँगी। दूसरा रूल देखिए, यूनियन ऑफ 2FA। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हम यूनियन ऑफ 2FA कैसे लेते हैं, मतलब प्लस के साइन के साथ। कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2FA हम ऐसे लेते हैं जैसे हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उनका दरम्यान में कोई साइन नहीं होता। और क्लीन क्लोजर ऑफ FA और क्लीन स्टार ऑफ एन FA कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगर हम रूल 1 के बारे में पढ़ें, जिसके अंदर हमने देखा है कि यूनियन ऑफ 2FA के हम किस तरह से लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, इफ़ RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ X देन FA विल बी, ठीक है। अगर हमने क्लीन्स थ्योरम के पार्ट्स में पढ़ा था ना कि अगर वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो दूसरी चीज़ को भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा X है तो FA विल बी, तो FA क्या होगा, हम सिंगल एक इनिशियल कंडीशन लेंगे, एक फाइनल कंडीशन लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसको x के साथ डिनोट करेंगे क्योंकि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन x है, ठीक है। तो उससे हमने FA यानी फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्राइव करना है। जब वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आएगा, ठीक है जी, जब इनिशियल स्टेट से अगर हमारी वैल्यू x होगी और वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आएगी तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेट से x के अलावा कोई और वैल्यू आएगी ना तो वो हमारी ये उसको एक्सेप्ट करेगी जितनी भी होगी, ठीक है। x के अलावा इनिशियल स्टेट के पास कोई और वैल्यू होगी तो वो उसको भी एक्सेप्ट करके यहाँ पर आएगी। लेकिन जब x जो है फाइनल स्टेट पर जाता है, फाइनल स्टेट पर जाने के बाद उसके पास एक और वैल्यू आती है तो वो यहाँ तक आने के लिए डेड स्टेट हो जाएगी, यानी कि वो x को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर से बता दूं, अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू x हो तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे बनाते हैं, एक इनिशियल स्टेट होगी, एक फाइनल स्टेट होगी। क्योंकि x हमारे पास वैल्यू है तो वो इनिशियल फाइनल तक जाएगी, फाइनल के अलावा वहाँ पे अगर कोई वैल्यू होगी तो वो डेड स्टेट में जाएगी। लेकिन अगर इनिशियल के पास x के अलावा कोई और वैल्यू तो वो इसको एक्सेप्ट करेगी और इस जो है वो स्टेट पर आएगी। इसके अलावा अगर दूसरी कंडीशन में दे दिया जाए कि इफ़ RE इज़ नल, के रेगुलर एक्सप्रेशन अगर नल हो तब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेट होगी वही फाइनल स्टेट भी होगी, यानी कि ये देखें नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन मैंने इसी जगह पर लगा दिया। इसका मतलब है कि जब भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन नल होगा तो हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट फर्स्ट स्टेट ही होगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑल सिग्मा लिख दें तो इसका मतलब होता है कि ये जितनी भी इसके स्ट्रिंग्स होंगे उनको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करेगी और ये डेड स्टेट है ना, बिकॉज हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये डेड स्टेट जो है हमेशा इट ऑलवेज रिमेन इन डेड स्टेट, ठीक है। तो रूल 1 में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हो तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन नल की फॉर्म में हो तो कैसे होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है कि अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन नल हो तो क्या होगा। तो आपने बताना है कि उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट फर्स्ट स्टेट ही होगी और वो तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए डेड स्टेट तक जाएगा और जो कि परमानेंटली जो है वो डेड स्टेट ही ऑलवेज रिमेन डेड स्टेट, ठीक है।
आगे देखते हैं रूल 2 यूनियन ऑफ 2f। अच्छा, मैंने पीछे आपको बताया था ना कि रूल 1 मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट जब मैं आपको अप्लाई करूँगी तो तब बताऊँगी। तो जो मैंने नहीं लिखा था वो ये रूल था, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब ये रूल 2 हमने पढ़ना है। रूल 2 था यूनियन ऑफ 2f, ठीक है। वी विल डू इट इन 3 स्टेप्स। जब हम किसी भी चीज़ का यूनियन लेते हैं तो उसको हम 3 स्टेप्स के अंदर करते हैं। सबसे पहले स्टेट को नाम देते हैं, यानी कि ये इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है। फिर हम क्या करते हैं, मेक टेबल, फिर हम उसका एक टेबल बनाते हैं। 3 क्या करते हैं, ड्रा यूनियन डायग्राम ऑफ बोथ DFA। तो हम दोनों DFA की एक यूनियन डायग्राम बनाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन ऑफ 2FAs हम कैसे लेते हैं। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन तो मैंने आपको 11वें लेक्चर में करवा दिया था कि हम यूनियन कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे DFA से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का। तो मैंने सोचा कि चले मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एक समझा दूँ। ये लेंथी थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है और फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप सो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। कॉन्सनट्रेट करें, कोई चीज़ खा पी आएँ, ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और फिर जो है इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करके उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए और एक लाइक मारते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि यूनियन ऑफ 2FAs का के क्या स्टेप्स हैं, तो आप किन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको ये 3 स्टेप लाजमी आने चाहिए। सबसे पहले कि हम स्टेट्स को नाम देते हैं, फिर उसका टेबल बनाते हैं और फिर एक यूनियन डायग्राम ड्रा करते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखें, हाउ वी फाइंड यूनियन ऑफ 2 DFA, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2 DFA के दरमियान आपने यूनियन किस तरीके से फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, चले मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 डायग्राम्स ले ली, यानी मैंने उसने कहा था यूनियन ऑफ 2 DFA, यानी कि 2 DFAs के दरमियान आपने यूनियन लेना था। तो ऑब्वियसली मैं 2 DFA लूँगी ना अलग अलग से, एक DFA 1 लूँगी और एक DFA 2 लूँगी, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम ली जिसके स्टेट्स को मैंने x1 और x2 के नाम से जो है वो शो कराया है, ठीक है। और उसको मैंने, इस डायग्राम को मैंने दिया है DFA 1 का नाम। उसके बाद मैंने एक और डायग्राम लिया है जिसको मैंने y1 और y2 के नाम से शो कराया और y3 के नाम से शो कराया, और मैंने इसको दे दिया है DFA 2 का नाम। इस तरह मेरे पास 2 डायग्राम्स हो गए, एक DFA 1 और एक DFA 2। ये मैंने एक पहला फर्स्ट रूल जो है ना उसको फॉलो कर दिया है, नेम ऑफ स्टेट, कि मैंने स्टेट को नाम कैसे दिया, ठीक है। x1 और x2 से दिया और दूसरी को y1 y2 और y3 से दिया। ये मेरा पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रूल हमारे पास क्या है, मेक टेबल। अब हमने बनाना है इसका टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं, इसलिए हमारा टेबल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें ये मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको सॉल्व करके लगा दिए पिक्चर, बिकॉज ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और इसी पेज पे मैं आपको समझाऊँ, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और स्टूडेंट्स कहते हैं कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट लेक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 कॉलम बना लेना है, यानी 2 लाइनें लगा के 1 2 और 3 ये कॉलम बना लेना है। एक को नाम दे देना है ऑल स्टेट्स का, दूसरे को देना है ए का और तीसरे को देना है बी का। अब अगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे ए और बी ही स्टेट्स क्यों लिखी, तो अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास कितने एरोज हैं, हमारे पास एक ए का जा रहा है और बी का वापस आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखें, ए का जा रहा है, बी का वापस आ रहा है, यहाँ पे भी ए का है। तो दोनों डायग्राम्स DFA 1 और DFA 2 में अगर आप देखें ए और बी ही घूम रहा है, जहाँ पर भी घूम रहा है। तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग्स जो हैं वो सिर्फ ए और बी के नाम से ही इस कॉलम के अंदर लिखे हैं। अब हमने इनको बनाना कैसे है, अच्छा, डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले आपने देखना है कि हमने यूनियन ले रहे हैं 2 DFAs का। तो यूनियन लेने से पहले आपने देखना है कि वो स्टार्ट किस स्ट्रिंग से हो रही है। DFA 1 जो है, यानी पहली डायग्राम जो है वो x1 से शुरू हो रही है, और DFA 2 यानी दूसरी डायग्राम जो स्टार्ट हो रही है y1 से। तो मैंने क्या किया, ये x1 इसकी पहली स्टेट और y1 इसकी पहली स्टेट, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया टेबल के अंदर। ये देखिए x1 y1, और इसको मैंने नाम दे दिया z1 का, यानी कि एक नई स्टेट बन गई थी ना, तो मैंने इसको z1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये तो बन गया हमारे पास। अब ये दूसरी सारी ये वाली स्टोरी कैसे बनी है, ये आपको डायग्राम देख देख के समझ आ जाएगी। देखें, सबसे पहले क्या करना है आपने, जब ये x1 a को रीड करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। x1 a को अलग से रीड करेगा और y1 a को अलग से रीड करेगा। तो अगर आप पीछे देखें, x1 ने जब a को रीड किया तो हमारे पास क्या आया, x2, ठीक है।
y1 ने जब a को रीड किया तो हमारे पास क्या आया y2, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया x2 y2। ये देखें x2 y2 और उसको मैंने एक नया नाम दे दिया z2 का, क्योंकि हमारे पास एक और नई कंडीशन बन गई। इसी तरह अगर आप देखें x1 जब b को रीड करेगा तो क्या आएगा, और y1 जब b को रीड करेगा तो क्या आएगा। देखें डायग्राम में पीछे जाके, x1 जब b को रीड किया, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये जाएगा x1। तो अगर आप देखें x1 जो है वो जब b को रीड करेगा तो क्या आएगा, और y1 जब b को रीड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा। तो पीछे देखिए डायग्राम में x1 के ऊपर लगी हुई है लूप, तो x1 जब इस b को रीड करेगा तो इसका मतलब है ये b के पास ही वापस आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास x1 फिर वही आ गया। इसी तरह y1 जब b को रीड करेगा तो लूप लगी हुई है, वापस फिर y1 के पास आ जाएगा। तो हमने b के कॉलम में लिखना है x1 y1। तो ये देखिए मैंने लिख दिया x1 y1 और इसको एक नई स्टेट का नाम z1 क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास ये x1 y1 एक नई स्टेट पड़ी हुई है जिसको हमने z1 का नाम दे दिया। तो हमने एज इट इज़, क्योंकि ये वही बन गया था, तो हमने उसको भी z1 का नाम ही दे दिया कि ये दोनों सेम बन रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें दूसरी वाली लाइन में कि ये हमने कैसे सॉल्व किया है, ये भी सेम एज इट इज़ सेल किया, सॉल्व किया, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद जब हमारे पास कोई नई स्टेट बनती है ना तो हम उसको आगे वाले कॉलम में लिख देते हैं, यानी कि ये z1 और ये z1 सेम थी ना, इन दोनों को हमने किया इग्नोर। नई स्टेट कौन सी बनी थी, z2 की, तो z2 वाली ये सारी रकम जो है, वैल्यू जो है वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, x2 y2 इज इक्वल टू z2, ये सेम है दोनों, ठीक है। यानी यही वाली हमने आगे वाले कॉलम में लिख ली है ओल्ड स्टेट वाले में, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, अब फिर हमने ये दोनों वैल्यूज़ कैसे बनाई, जब x2 y2, जब x2 a को रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, जब y2 a को रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें ये जब x2 है, इसने किसको रीड करना है, a को, ये जब x2, ये देखिए ये जब x2 a को रीड करेगा तो क्योंकि लूप लगी हुई है ना, वापस x2 के पास ही आएगा, तो हम वहाँ पे लिख देंगे x2। इसी तरह जब y2 a को रीड करेगा तो वो जाएगा y3 के पास, यानी क्योंकि इसके ऊपर लूप नहीं लगी हुई ना, तो y2 जब a को रीड करेगा तो वो y3 के पास जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, x2 y3। तो ये देखिए मैंने लिख दिया x2 y3 और इसको मैंने नई स्टेट का नाम दे दिया z3। इसी तरह अगर आप देखें x2 जब b को रीड करेगा और y2 जब b को रीड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी पीछे जाना था। इस तरह देखें जब x2 जब b को रीड करेगा तो वो किसके पास आया, x2 जब b को रीड करेगा तो x1 के पास आया, ठीक है। इसी तरह जब y2 b को रीड करेगा तो वो y1 के पास आया। तो हमारे पास क्या बनी, ये देखें x1 और y1 लिख दिया ना मैंने। फिर से देखें जब x2 b को रीड करेगा तो x1 के पास आया, इसी तरह जब y2 b को रीड करेगा और वापस फिर y1 के पास है, तो मैंने वहाँ क्या लिख दिया, x1 और y1। क्योंकि हमारे पास x1 और y1 ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको z1 का नाम दिया हुआ है, इसी तरह मैंने इसको फिर से z1 का नाम दे दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास नई स्टेट कौन सी बनी है, z3 की, क्योंकि हमारे पास z1 भी पहले मौजूद था, z2 भी पहले ऑल स्टेट्स में मौजूद था, नई स्टेट हमारे पास बनी है z3 की। तो z3 मैंने फिर आगे वाले कॉलम में ऐसे ही लिख लिया, ये वाला। फिर अगर आप पढ़ें कि x2 जब a को रीड करता है और y3 जब a को रीड करता है तो हमारे पास क्या आता है। तो आप देखें, सॉरी मैंने पीछे जाना होता है तो मैं आगे चली जाती हूँ। x2 जब a को रीड करेगा तो कहाँ पे आएगा, x2 जब, तो अगर आप डायग्राम में देखें x2 जब a को रीड करता है तो लूप लगी हुई वापस x2 के पास आता है। इसी तरह जब y3 जब a को b को रीड करेगा, सॉरी a को रीड करेगा, यहाँ पे स्मॉल a ही आना है, a को रीड करेगा तो लूप लगी हुई वापस y3 के पास आएगा। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया x2 y3 सेम एज इट इज़, क्योंकि लूप लगी हुई है तो वापस उसी के पास आएगा x2 y3। क्योंकि हमारे पास x2 y3 पहले बना हुआ, उसको हमने z3 का नाम दिया तो मैंने फिर से इसको z3 का ही नाम दे दिया, ठीक है। फिर से अगर आप देखें x2 जब b को रीड करेगा और y3 जब b को रीड करेगा तो तब क्या होगा, x2 जब b को रीड करेगा तो y1 के पास आएगा, सॉरी ये x2 जब b को रीड करेगा तो y1 के पास आएगा। इसी तरह जो है वो y3 जब b को रीड करेगा तो वापस किसके पास आएगा, y3 के पास ही।
तो मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए x1 y3 x1 y3, क्योंकि x2 जब वापस जाता है ना, x2 जब b को रीड करके वापस जाता है तो x1 के पास आ जाता है, जबकि y3 जब b को रीड करता है तो लूप लगे हुए y3 के पास ही आ जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया x1 और y3, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, क्योंकि x1 और y3 हमारे पास पीछे किसी भी कंडीशन में नहीं है। अगर आप देखें पीछे वाली सारी वैल्यूज़ में x1 और y3 नहीं है, तो मैंने इसको एक नई स्टेट का नाम दिया z4। तो अगर आप देखें तो हमारे पास पीछे कहीं भी z4 वाली स्टेट नहीं है, तो ये एक मुनफरिद है। तो मैंने इसी z4 वाली स्टेट को आगे फिर से लिख दिया। लिखने के बाद अगर आप देखें तो फिर से वही प्रोसेस कि x1 जब a को रीड करेगा और y3 जब a को रीड करेगा तो क्या आएगा। इसी तरह देखें x1 जब b को रीड करेगा और y3 जब b को रीड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा। अगर तो वही स्टेट्स आ रही हैं तो हम उनको वही नाम देते जाएंगे। तो मैंने फिर से वही किया, x2 और y3 मेरे पास ऑलरेडी था, ये देखें x2 और y3, तो मैंने z3 का ही नाम दे दिया। इसी तरह x1 और y3 मेरे पास पहले से पड़ा था, z4 का एज इट इज़ नाम दे दिया। तो इस तरह से आपने टेबल बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आए ना तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में कर लें और धीरे धीरे समझना शुरू करें, ठीक है। स्लोली इसको समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप कंप्लीट। पहला था ना कि हमने नेम को, स्टेट्स को नेम दिया, वो भी हमने कर लिया। फिर हमने मेक टेबल बनाया, हमने टेबल भी बना लिया। अब हमने ड्रा करना है डायग्राम के ज़रिए इन दोनों का यूनियन। तो हमने डायग्राम कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास, अब ये तो हमारा था पहला प्रोसेस कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के साइन मैंने क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि अब हमने तीसरे स्टेप को फॉलो करना है ना, कि हमने दो DFA के दरमियान में यूनियन बनाना है, ठीक है हमारा तीसरा स्टेप जो है। लेकिन यूनियन कैसे बनेगा, सब तो पहले हमने तो देखना है कि मेरे पास स्टेट्स कितनी बनी है। तो अगर आप देखें ये भी Z1 Z2, ठीक है, Z2 Z3 सॉरी, ये Z3, फिर ये Z4 से आगे कोई बनी या नहीं बनी। तो हमारी स्टेट्स 4 बनी है, यानी 4 स्टेट्स हमारे पास होगी जब हम यूनियन डायग्राम बनाएंगे। इससे ज़्यादा स्टेट भी बन सकती हैं, 5 भी बन सकती हैं, 9 भी बन सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अब ये हमारी कंप्लीट हो गया कि टेबल से आगे जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास 4 स्टेट्स बनेंगी, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने लिखा है इसलिए कि हमारे पास इनिशियल स्टेट्स कितनी हैं और हमारे पास फाइनल स्टेट्स कितनी हैं। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, यहाँ पे x1 और y1 है जिसको हमने दिया है z1 का नाम। तो हमने क्या करना है, देखें x1 के ऊपर क्या है, हमारे पास इनिशियल स्टेट यानी नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, वहाँ पे लगा दिया x1 के साथ लगा दिया नेगेटिव का साइन, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। फिर मैंने ये x2 के साथ पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया, अगर आप DFA1 के अंदर, सॉरी, अगर आप ये DFA1 यानी पहले डायग्राम के अंदर देखें कि x2 कहाँ पे है, जहाँ पे फाइनल स्टेट है, तो हमने करना क्या है, जहाँ जहाँ पर x2 है हमने उसको बना देना है फाइनल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे x2 नहीं था, x1 था, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट थी, मैंने लिख दिया। अब x2 इसमें है मैंने लगा दिया पॉजिटिव, x2 इसमें है मैंने इसमें लगा दिया पॉजिटिव, कि ये भी फाइनल स्टेट है और ये भी फाइनल स्टेट। यहाँ पे x2 नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको पॉजिटिव स्टेट बना दिया। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैंने x1 के साथ दूसरी चीज़ को भी देखा है ना, कि y3 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कि y3 कहाँ पे पड़ा। तो अगर हम y3 को देखें, सॉरी मैं फिर आगे चली जाती हूँ, y3 को अगर हम देखें कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो हमने DFA1 यानी पहले डायग्राम्स के लिए ना, तो हमने दूसरी डायग्राम को भी तो देखना है ना कि DFA2 की वैल्यूज़ का। तो DFA2 की y3 जो थी फाइनल स्टेट पे पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव लगा दिया कि ये भी एक फाइनल स्टेट है। तो हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और 3 हमारे पास फाइनल स्टेट है, और हमारे स्टेट्स कितनी बनेंगी, 4। तो चलिए हम तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं। हमने Z1 बनाया, ठीक है, ये वाला Z1 बनाया, फिर ये Z2 बनाया, Z3 Z4, ये हमारे पास 4 स्टेट्स बन गई, ठीक है। और अब हम इन 4 स्टेट से डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे वो आप देखिए, मैंने बना के ऑलरेडी लगाई हुई है ताकि टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो। तो अगर आप देखें कि Z1 के ऊपर लूप क्यों लगी है, Z1 Z2 के पास क्यों गया है, Z2 जो है वो Z3 के पास क्यों गया है, तो ये मैं आपको पीछे टेबल से समझाऊंगी कि ये कैसे गया है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा काम मैंने क्या किया, अब ये एरोस को छोड़ कर देखें, पहले को मैंने इनिशियल स्टेट बनाई यानी नेगेटिव लिखा, और तीनों के अंदर मैंने पॉजिटिव लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वहाँ पर भी एक नेगेटिव है यानी इनिशियल स्टेट है, और तीनों मेरे पास पॉजिटिव स्टेट्स हैं यानी फाइनल स्टेट्स हैं। दूसरा काम मैंने क्या किया, दूसरा काम अगर आप टेबल में देखें कि Z1 जो है, जब इसने पहले हम देखते थे X1 और Y1 को, कि X1 जब A को रीड करता है और Y1 जब A को रीड करता है। अब हमने जब यूनियन बनाना है, तीसरा स्टेप फॉलो करना है, तो हमने सिर्फ Z को देखना है कि Z1 जब A को रीड करता है तो किसके पास जाता है, Z2 के पास। Z1 जब B को रीड करता है तो किसके पास जाता है, वापस Z1 के पास। तो अगर आप देखें हम क्या करेंगे, Z1 जो है जब A को रीड करेगा तो Z2 के पास जाएगा। इसी तरह जब Z1 जो है B को रीड करेगा तो किसके पास जाएगा, तो ये देखें Z1 ने A को रीड किया तो Z2 के पास चला गया। Z1 जब B को रीड करेगा तो लूप लग के वापस फिर Z1 के पास आ जाएगा। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा कि लूप क्यों लगी, कि Z1 ने जब B को रीड किया तो वापस लूप लग के वहीं पे आ गया, और A को रीड किया तो Z2 के पास चला गया। इसी तरह अगर आप देखें, फिर अगर आप देखें कि पीछे टेबल में ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट होगी। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं। Z2 ने, आपको मैं फिर से बता दूं, पहले हम देखते थे X2 को यानी X और Y को देखते थे कि जब X A को रीड करता है और Y A को रीड करता है, फिर X B को रीड करता है और Y B को रीड। लेकिन अब हम देख रहे हैं सिर्फ Z को। तो हमने जब Z2 A को रीड करेगा तो किसके पास जाएगा, Z3 के पास। Z2 जब A को रीड करेगा तो Z3 के पास जाएगा। इसी तरह जब Z2 B को रीड करेगा तो Z1 के पास आएगा। तो मैंने क्या किया, देखें Z2 ने जब A को रीड किया तो Z3 के पास आया। ठीक है, फिर से देखें Z2 ने जब A को रीड किया तो Z3 के पास आया। फिर Z2 जब B को रीड करेगा तो किसके पास जाएगा, जब वो Z2 जो है वो जब B को रीड करेगा ना तो वो वापस Z1 के पास आएगा। तो मैं यहाँ पे एक एरो लगाऊंगी कि वो वापस फिर से आपको डायग्राम में दिखा दूँ। देखें Z2 ने जब A को रीड किया Z3 के पास चला गया, फिर जब Z2 ने B को रीड किया तो वापस Z1 के पास चला गया। तो फिर वही काम मैंने किया कि Z2 ने Z3 के पास जाना है, वो एरो लगा दिया, और Z2 ने वापस Z1 के पास जाना है तो यहाँ पे एरो लगेगा। आगे देखें, ये देखें, ये मैंने B लिख के, क्योंकि वो Z2 B को रीड कर रहा था तो वापस Z1 के पास चला गया। इसी तरह अगर हम पीछे जाकर दोबारा टेबल में तीसरा कॉलम देखें, ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब हमने देखना है कि Z3 जब A को रीड करता है तो फिर से Z3 के पास चला जाता है, और Z3 जब B को रीड करता है तो फिर Z4 के पास चला जाता है। देखिए Z3 ने क्या किया, Z3 ने जब जो A को रीड किया तो वापस Z3 के पास आ गया। ठीक है, Z3 ने जब B को रीड किया तो Z4 के पास चला गया। ठीक है, यही है ना। और जब Z4 रीड करेगा A को तो वो वापस A के पास आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के उसी टेबल को फॉलो करते हुए मैंने तीसरा स्टेप बना लिया है, जो कि हमारा तीसरा स्टेप क्या था कि ड्रा यूनियन डायग्राम ऑफ बोथ। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेट्स को नाम दिया यानी कि वो इनिशियल है या फाइनल है। फिर हमने उसका एक टेबल बनाया जो कि X1 और Y1 पहले A को रीड करता है, फिर X1 और Y1 फिर B को रीड करता है अलग अलग। ठीक है, फिर हमने जो टेबल बनाया था उसी से यूनियन डायग्राम बनाई। बहुत इजी है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो। अच्छा जी, अगर आपको ये समझ आ गया तो मैंने इसके एंड पे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो हमारे पास पेपर्स में आ गए हैं। तो अगर आप हर वीडियो के साथ 2-2 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको एक स्पेशल लिस्ट तैयारी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेंगी। तो चले देखते हैं। चेक द गिवन स्टेटमेंट्स और करेक्ट और नॉट, इफ नॉट देन करेक्ट इट। उन्होंने कहा है कि पहले चेक करें कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और अगर सही नहीं है तो उसको सही करें। देखिए उसने कहा है कि स्ट्रिंग इन रेगुलर लैंग्वेज कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रू है कि जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके अंदर स्ट्रिंग जो होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती यानी फाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये ट्रू है। देखिए ना, नॉट बी इनफाइनाइट, अगर वो इनफाइनाइट नहीं होती तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही होगी ना। ठीक है, तो ये उसका ट्रू करेक्शन थी।
ठीक है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट लेटर्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स कॉल्ड सिग्मा। आपको पता है कि जब दो चीज़ें कॉन्कैटिनेट होती हैं फाइनाइट लेटर्स की तो उसको अल्फ़ाबेट यानी सिग्मा नहीं कहते, सिग्मा कहते हैं, तो वो गलत है, सिग्मा नहीं कहते उसको। देयर कैन नॉट बी मोर देन वन FA और फॉर सेम लैंग्वेज फॉल्स। उन्होंने कहा कि एक FA के अंदर उसने कहा है कि एक से ज़्यादा FA नहीं होते एक सेम लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो ये गलत है, हो सकते हैं। इस क्लीन स्टार्स एंड क्लीन क्लोयर आर डिफरेंट, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लीन स्टार और क्लीन क्लोयर दोनों डिफरेंट हैं या नहीं, तो आपने कहना है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दम, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। फिर उसने कहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट येस नो जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह के मिड टर्म में बड़े आते हैं क्वेश्चंस कि ट्रू फॉल्स के बारे में बताना, और येस और नो का तो एक लाजमी क्वेश्चन होता है, आप आजमा के देख लें ताकि जो प्रिपेयर नहीं करके आते कम से कम उनका तो तुक्का येस और नो के साथ लगे। और दूसरी बात यह कि जब आपने येस और नो लिखना है तो साथ में उस स्टेटमेंट का आधा पार्ट ज़रूर साथ में लिखा करें, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप देखें उसने कहा इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन इनफाइनाइट, तो आपने कहा नो, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, यानी कि ये देखिए आपने क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है, इज़ RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन इनफाइनाइट, तो आपने कहा है नो कि वो इनफाइनाइट नहीं होता, तो जब वो इनफाइनाइट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट ही होगा ना। तो आपने क्या करना है, तो लिख देना है खुद से अपने पास एक लाइन बना के कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट नहीं होती। आगे देखिए क्वेश्चन, एन अल्फ़ाबेट इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ लेटर्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा। नो, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, नो कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। उसने कहा था ना कि सिग्मा कहलाता है, नहीं सिग्मा नहीं कहलाता। जब हम दो फाइनाइट नंबर के लेटर्स को कॉन्कैटिनेट करवाते हैं, ठीक है, यानी ABC को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ABCDEFG से सारे स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई